काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। इस इंडेक्स में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, केरल ने साल 2019-20 के सत्र में सर्वाधिक यानी कि A++ ग्रेडिंग हासिल की है। इसके साथ ही 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिहाज से 10% या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20% या इससे अधिक का सुधार जो है वो इस इंडेक्स में दिखाया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपने पिछले प्रदर्शन से करीब 20% का जो है वो सुधार हुआ है, इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रेडिंग में पिछले साल की तुलना में बेहतर सुधार हुआ है, यानी कि देश भर में स्कूली शिक्षा के स्तर पर राज्यों का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूल शिक्षा को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग ग्रेड में रखा गया है। ग्रेडिंग के दौरान स्कूलों तक बच्चों की आसान पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता, सीखने की नई तकनीकें, बुनियादी सुविधाएं और ढांचागत विकास जैसे 70 मापदंडों को आधार बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था से अधिक बेहतर परिणाम हासिल करना है। देश देशातन के आज के अंक में हम बात करेंगे देश भर में शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता के स्तर में सुधार को दर्शाता परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की। जानेंगे कि इन राज्यों का प्रदर्शन सभी मानकों पर खरा उतरा है, यानी कि बेहतर है, और उसके पीछे के कारण क्या हैं। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी अपने खास मेहमानों से करेंगे चर्चा। आइए सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर सरोज शर्मा हैं मेरे साथ, आप चेयरपर्सन हैं NIOS। बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी में। साथ ही पीयूष प्रकाश हैं, आप सीनियर एसोसिएट हैं एजुकेशन नीति आयोग। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पीयूष मैं आपसे कर लेना चाहूंगी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जो जारी किया गया है और उसमें जिस तरीके के आंकड़े दर्शाए गए हैं, और जो सबसे अच्छी बात, एक शुभ संकेत कि लगभग सभी राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले सालों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो सुधार दिख रहा है, ये जो गुणात्मक परिवर्तन दिख रहा है,
वो शिक्षा के जो हमारे लक्ष्य हैं, खासकर अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो उसके लिए कितना ज़रूरी है, और साथ ही इस इंडेक्स पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगी। जी, थैंक यू मुझे यहाँ पे अपने व्यू शेयर करने के लिए फॉर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को हम लोग शॉर्ट में पीजीआई भी बोलते हैं, जस्ट बोलचाल की भाषा में जो एजुकेशन में लोग हैं। सो पीजीआई एक ऐसे प्रिंसिपल से निकला हुआ टूल है जिससे आप एजुकेशन की गुणवत्ता को कैसे आंक सकते हैं। जी। तो ये प्रिंसिपल ये है, जैसे बहुत ही फेमस मैनेजमेंट थिंकर है पीटर ड्रकर, उन्होंने कहा है इफ इट इज कैन नॉट बी मेजर्ड इट कैन नॉट बी मैनेज्ड। तो अगर आप किसी चीज़ को माप ही नहीं सकते हैं तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बेसिस पे परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स जो है वो डिफरेंट स्कूल एजुकेशन के जितने भी राज्य हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस को आंकता है और उन्हें बताता है कि आप किन मानकों पर पीछे रह गए हैं, आपको किन मानकों पर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया, तो ये 5 ब्रॉड जो कैटेगरीज है जिनमें राज्यों की जो परफॉर्मेंस है उनको आंका जाता है, वो है आपका लर्निंग आउटकम्स, कि आपके बच्चे पढ़ाई में एग्जैक्टली कितना कर रहे हैं। तो इसमें जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एनसीईआरटी हर एक 3 साल पे कराती है, उसके मार्क्स हर एक स्टेट के देखे जाते हैं और उस पर उनके नंबर लगते हैं कि इस स्टेट ने लर्निंग आउटकम्स पे क्या परफॉर्म किया। जो दूसरा मानक है वो है एक्सेस का, कि स्कूली शिक्षा कितने बच्चों तक पहुंच पा रही है, कितनी सुगम तरीके से पहुंच पा रही है, क्या कहीं दूर दराज इलाकों में स्कूल है या नहीं। तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कि जो मूलभूत ढांचे होते हैं स्कूल में वो आपके ड्रिंकिंग वाटर से लेके टॉयलेट से लेके इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं। और जो चौथा मानक है वो इक्विटी का, कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर 70% नंबर ला रहा है, तो जो पिछले वर्ग से लोग आते हैं उनके परसेंटेज कितने हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है कि नहीं जी। तो ये एक जो सामाजिक इक्विटी की बात है वो काफी इसमें दर्शाया गया है। और फाइनली एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें तभी सक्सेसफुल होंगी जब आपके गवर्नेंस के मैकेनिज्म बिल्कुल प्लेस सही से उसमें यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स हैं कि नहीं, उनकी अटेंडेंस कितनी है, क्या आपके जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन होते हैं वो स्कूलों में विजिट करने जा पा रहे हैं कि नहीं, आपके जो टेक्स्ट बुक हैं वो बच्चों तक जल्द से जल्द टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच पा रही है कि नहीं। तो ये सारी सुविधाओं को पहुंचने के लिए जो मैकेनिज्म है इन पे सारे राज्यों को आंका जाता है और इसके बेसिस पे एक प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड मीटिंग होती है जो हर एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हर एक स्टेट के साथ की जाती है और हमें नीति आयोग से भी वहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। तो उस मीटिंग में हमने देखा है कि आपके जो पिछले जितने भी परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप कहाँ पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए, आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए क्या, किसी प्रकार का टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर आप उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और उनको आगे जाने के लिए मदद करते हैं, उनके साथ एक साथी बन के काम करते हैं। तो ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है पीजीआई का जो मैंने आपके द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता था, सो दैट उनको भी पता चले कि कैसे नई चीज़ों में एक रिफॉर्म स्टार्ट किया है। बिल्कुल पीयूष, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से ये जो 70 पैरामीटर्स हालांकि उसमें रखे गए हैं, लेकिन ये जो 5 मुख्य जो आपने मानक बताए किस तरीके से ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दरअसल निकाला जाता है और उसके लिए मापदंड क्या है। प्रोफेसर सरोज शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। अगर हम इन 5 मानकों की बात करें जिनके आधार पर ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सभी राज्यों, केंद्र शासित जो प्रदेश है, उनकी स्कूली शिक्षा के स्तर को का मूल्यांकन करने के लिए और उसे और बेहतर बनाने के लिए मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये इंडेक्स दरअसल इसका ये जो तीसरा संस्करण है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसा कि पीयूष ने भी कहा कि जब तक आप किसी चीज़ को माप नहीं सकते, आप उसको मैनेजमेंट उसका जो है वो नहीं कर सकती, कैसे उसको मैनेज किया जाए, तो उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, आपकी बात का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। जैसे पीयूष जी ने बताया, पीटर ड्रकर को कोट किया है, उसी भी संदर्भ में मैं लूथर बुलिक को भी कोट करना चाहूंगी। जैसे उन्होंने मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स में एक पोस्ट कॉप की थ्योरी बड़ी अच्छी दी थी कि कैसे हम प्लानिंग करें, कैसे हम किसी चीज को संयोजित करें, ऑर्गेनाइजिंग इसको कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहेंगे, और रिक्रूटमेंट और बजटिंग, ये 5 और 7 जो उसके पहले के पैरामीटर्स हैं, आजकल इसको 4 चीजों में डिवाइड किया गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटमेंट एंड बजटिंग।
तो मुझे लगता है जो 70 पैरामीटर्स की जो आप बात कर रही हैं और पीयूष जी जिन 5 विभागों में इसको बांटने की बात कर रहे थे कि मोटे तौर पे हमने 5 चीजों को प्रमुख रूप से देखा। तो देखिए किसी भी चीज की सफलता में हम किस तरीके से प्लान करते हैं ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और प्लानिंग हमेशा होती है मगर जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से ना हो, उसकी मॉनिटरिंग ठीक से ना हो, तो अभी जो आप कह रही थी कि बहुत अच्छा विभिन्न स्टेट्स ने परफॉर्म किया है, तो परफॉर्मेंस इंडेक्स में एक तरीके से ये हमारा गुड गवर्नेंस ऊपर से लेके नीचे तक का जो फ्लो है एक तरीके से जो चला आया है और एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट होता है। जिस तरीके से मंत्रालय की तरफ से मोटिवेशन किया गया, पूरी की पूरी लोग इसमें जुड़े हुए थे, स्कूली शिक्षा विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा था और विभिन्न भागों में टास्क बांटे गए। इन टास्क का असर ये हुआ कि समय समय पे मीटिंग होती रही, समय समय पे मॉनिटरिंग होती रही और एक तरीके से एडवाइस भी उनको समय समय पे दिया गया, उससे एक मोटिवेशन बना रहा। और आज जो आप देख रही हैं कि बहुत अच्छा कुछ राज्यों ने किया है, तो मुझे लगता है कुल मिला के इसी समीक्षा का समय समय पे समीक्षा की गई, उसका भी असर है। दूसरा मैं आपसे और एक बात कहना चाहूंगी कि पहले जो सर्व शिक्षा अभियान था उसको समग्र शिक्षा के अंतर्गत समाहित कर दिया गया, जिससे उसमें और भी एस्पेक्ट जुड़ गए। और सर्व शिक्षा जब समग्र शिक्षा में आ गया तो उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट का भी एक कंपोनेंट आया, हमने टीचर्स को भी ट्रेन किया, इन सारी चीजों को कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई टीचर्स की। तो ये सारी चीजें जैसे कंटेंट डेवलपमेंट होता है उसका डिसेमिनेशन कैसे किया जाए, इसकी भी बहुत सारी बात होती है। क्योंकि मैं ऑनलाइन शिक्षण में हूँ तो मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि दीक्षा पोर्टल पे बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल भी थे, बच्चों ने उसको भी पढ़ा और शायद जो कोविड के पिछले साल की जो स्थिति थी उसमें भी हमारे बच्चे सफल रहे इन चीजों को पढ़ने में जो दीक्षा पोर्टल पे है। और जहां तक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की बात है, निश्चित रूप से एक सफल संयोजन और बंधा हुआ नेतृत्व, कसा हुआ नेतृत्व और उसके साथ साथ जो चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मादा है, ये सारी चीजों का मिला जुला रूप था जो आज हमें परफॉर्मेंस इंडेक्स पे दिखाई देता है। और निश्चित रूप से ये आगे के लिए शुभ संकेत है कि हम और इन क्षेत्रों में अच्छा काम करें, जिससे हमारे जो दूसरे राज्य जो थोड़ा सा भी पिछड़े हुए दिख रहे हैं, जो आगे के दूसरे स्टेट्स आ गए हैं, निश्चित रूप से वहां भी ये चीजें उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और अगले कुछ वर्षों में हमें और भी अच्छा परिणाम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष, जो बातें प्रोफेसर सरोज ने भी कही, सर्व शिक्षा से समग्र शिक्षा की ओर हम पढ़ें और उसमें हमने जो काम किया उसका जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं सामने है। मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं कि इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के जो नतीजे आए हैं और राज्यों का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो क्या दर्शाता है? अगर आप देखेंगे जो भी प्रोफेसर शर्मा भी बता रहे थे कि जब तक आप उनको एक पूरा मोटिवेशन, एक लीडरशिप, एक नेतृत्व मिला और उनके पास एक चैलेंज था कि अभी देखिए आप यहाँ पे हैं और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है और आपके साथ एनुअल बेसिस पे, मंथली, वीकली बेसिस पे अगर कोई डिस्कशन हो रहे हैं जो आपके मतलब फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई कि आप इन सारे पैरामीटर्स पे आप पीछे हैं, आपको थोड़ा परफॉर्म करना है, तो जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके जो अधिकारी हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो जिला अधिकारी होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शिक्षा डीईओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके साथ उनकी लगातार निरंतर मंथली मीटिंग्स वगैरह, रिव्यू मीटिंग चलती रहती है। वही सेम चीज़ परकोलेट होता है आपको नीचे आपके ब्लॉक लेवल पे, आपके स्कूल लेवल पे जो एचएम्स होते हैं वो इन चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं और एक मोटिवेशन, एक जोश भी बनता है। उनको लगता है कि हाँ नहीं, हमें अच्छा परफॉर्म करना है, हमें जिस स्टेट से अच्छे आगे जाना है। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन का जो माहौल है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है जिसके कारण हम ये इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। बट इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले हुआ ये है कि आपकी परफॉर्मेंस को हर एक डिफरेंट क्षेत्रों में मापा जा रहा है और आपको उसके साथ बार बार आपकी रिव्यू हो रही है। तो आप फील करते हैं कि अच्छा मुझे इसमें तो आगे करना है, मैं काफ़ी पीछे हूँ। तो ये मोटिवेशन का जो फैक्टर है इस तरीके से काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है और राज्यों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और होपफुली जो ऐसे हम अगर इन्हें वो रेगुलर ट्रैक करते रहें तो आगे और इम्प्रूवमेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर सरोज, आपने सर्व शिक्षा से समग्र शिक्षा की भी बात की और इसके कंट्रीब्यूशन को बहुत ही बेहतर तरीके से बताया भी। नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें जिसमें ये बात है कि किस तरीके से शिक्षा को इनोवेटिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है और दरअसल
वो हर वो तरीके जो छात्रों की सीखने की ललक को और ज़्यादा पैदा करें। जो नई शिक्षा नीति में जिन बातों का जिक्र है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम चाहे स्कूली शिक्षा की अगर बात कर रहे हों या फिर उच्च शिक्षा की भी बात करें, उनकी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी के लिए। जी, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 जिसको कहा गया है, और आमतौर पे इसको लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, मगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो अब मूर्त रूप ले रही है। आप जब इसको देखेंगी तो ये 4 भागों में विभक्त है और इतना अच्छा और सधा हुआ ये पॉलिसी ड्राफ्ट है और जो पॉलिसी का रूप ले रहा है। इसमें पहला भाग जो है वो पूरी तरीके से स्कूली शिक्षा को और दूसरा भाग है उच्च शिक्षा की बात करता है। आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है इसमें सिर्फ एक जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो मैपिंग या डेमोग्राफिक की ही बात नहीं की गई है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात बहुत अच्छे से की गई है। उसके साथ साथ कंटेंट डेवलपमेंट, मुझसे पहले जो स्पीकर कह रहे थे कि हम एक्सेस और इक्विटी की बात करते हैं, पूरी तरीके से ये जो ड्राफ्ट है 5 प्रमुख बिंदुओं पे निर्धारित है। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू इनकलकेशन। इसमें देखिए एक्सेस पे बात हुई है कि हम 3 से 18 साल तक बढ़े। जो पहले सर्व शिक्षा अभियान था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उसका एक्सपेंशन कर दिया गया है और जो एडल्ट एजुकेशन था वो ओपन बेसिक एजुकेशन की तरह वो बाल वाटिका और आंगनवाड़ी से शुरू हो रहा है। 3 मंत्रालयों के सहयोग से प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है और विभिन्न स्तर इसमें बनाए गए हैं कि 5+3+4 की जो बात की गई है, 3+4। तो ये जो विभिन्न स्तर हैं, हर स्तर पे अच्छी शिक्षक किस प्रकार आए, हर स्तर पे किस तरीके से कैसे एक्सेस हो, बच्चों का एनरोलमेंट हो। और ये जो नीति है वो सिर्फ लिटरेसी की बात नहीं करती है, नो डाउट इसमें लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की गई है, ये विद्या की भी बात करती है कि हम बच्चों को शिक्षित करें और सही मायनों में शिक्षित करें, ना कि सिर्फ उनका नंबर एनरोलमेंट बढ़ाएं। तो ये तो बात हुई एक्सेस, जो कि स्कूली शिक्षा में, और साथ ही साथ ये हायर एजुकेशन में भी एक्सेस की बात करती है, जो यूनेस्को का मिलेनियम 2030 गोल्स है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी पैरामीटर्स को भी प्रारंभ करती है और उनके पैरामीटर्स को अचीव करने की बात करती है कि हम 2030 तक 100% साक्षरता स्कूली शिक्षा में ले आएंगे और हायर एजुकेशन में हम 60% एजुकेशन की बात करते हैं कि हम इतनी लिटरेसी रेट या इतना एनरोलमेंट, लिटरेसी तो मैंने गलत यूज किया, मगर हम एनरोलमेंट इसमें बढ़ाएंगे। क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद और सेकेंडरी एजुकेशन में थोड़ी सी संख्या घटती है और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जब हायर एजुकेशन में जाती है तो एनरोलमेंट रेट घट जाता है। तो ये तो बात हुई एक्सेस की। इक्विटी की जो बात है, समान तरीके से सभी को, इंक्लूजन की बात करती है ये पॉलिसी कि सभी को जोड़ के चलना, समाज की वो वंचित समूह, पिछड़े वर्ग, ट्राइबल क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे डेमोग्राफिक रूप में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा की बात हो जाती है। तो इंक्लूजन इक्विटी के साथ आता है, जिसे मैंने कहा कि आपको एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, आप कितनी भी शिक्षा दें, अगर उसमें गुणवत्ता नहीं होगी तो शायद हम लर्निंग आउटकम की भी बात हो रही थी, तो हम उस गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें उस गुणवत्ता के मापदंडों को भी मानना बहुत आवश्यक है। तो हर क्षेत्र में हमारा कंटेंट कैसा हो, उसका डिसेमिनेशन कैसा हो, उसके साथ साथ बच्चों ने कितना सीखा, उसका जो असेसमेंट है उस पर भी स्कूली शिक्षा में परख करके एक डॉक्यूमेंट है, उसपे भी काफी काम हम लोग मंत्रालय के स्तर पे कर रहे हैं। हम सभी ऑटोनोमस बॉडीज जुड़े हुए हैं और काफी काम उस पे हो चुका है परख में कि हम किस तरीके से जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें हम बच्चों का इवैल्यूएशन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन किस तरीके से करें। तो ये सब गुणवत्ता को नापने का है। चौथी बात मैं कह रही थी कि वैल्यू एजुकेशन, मूल्य परक शिक्षा
और पांचवी बात जो है भारत केंद्रित शिक्षा। हमारी भारतीय भाषाओं को हम समृद्ध करें, रीजनल भाषाओं को हम समृद्ध करें और साथ ही साथ हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति, हमारी विरासत के प्रति गर्व महसूस हो। तो इस गर्व को महसूस कराने वाली मूल्य आधारित भारत केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चा अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करे। तो ये जो 5 प्रमुख बिंदु हैं, इसकी बात ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है और काफी काम इसमें चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है, स्टेट के स्तर पे भी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा। साथ ही साथ मैं जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही थी जी, ये जो पहले और दूसरे अध्याय हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उसके बाद जो चैप्टर 3 है, अदर की एरियाज, इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा बात की गई है, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक डिजिटल डिवाइड है। बहुत बड़ा हमारा देश है, आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्री जगहें हैं और वहां पे शायद इतनी विशाल जनसंख्या भी है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जब तक समृद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड पिछले 1 साल में एक रियलिटी बन गया है। हम दीक्षा पोर्टल पे सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे एजुकेशनल कंटेंट तैयार करे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल, जो 12 चैनल है, उनके द्वारा बच्चों को प्रतिदिन शिक्षा दी जा रही है। जो दीक्षा पोर्टल है शिक्षा मंत्रालय का, उसके द्वारा शिक्षा लेना। दूसरा एनसीईआरटी का आप जिक्र कर रही थी, निष्ठा के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया गया। डीएलएड में हम एनआईएस प्रशिक्षित करते हैं अपने शिक्षकों को प्राथमिक स्तर के। तो ये सारी चीजें चल रही हैं उसी गुणवत्ता के मापदंड को प्राप्त करने के लिए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है। आपने इनोवेशन की बात की, शायद ये नीति ऐसी है जो सबसे ज्यादा शोध और इनोवेशन की बात करती है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हुई है। साथ ही साथ स्कूली स्तर पे हम एक्शन रिसर्च पे बहुत काम कर रहे हैं। अच्छे शिक्षकों को इनोवेशन के लिए पुरस्कार पिछले वर्षों में दिए गए हैं। तो ये सारी नवाचार जो हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आगे भी आएंगे और अभी पिछले हाल के वर्षों में काफी इस पे काम हुआ है। निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल है और जल्दी ही आप देखेंगे कि ये जो नीति है कैसे पुष्पित और पल्लवित हो रही है और हमारी छात्रों के परफॉर्मेंस पे और भी अच्छा। शायद आप एक अन्य कार्यक्रम करना चाहें जिसमें आपको ये कहना पड़े कि लगभग सारे राज्य बहुत हमारे जो पैरामीटर्स को पूर्ण कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से प्रयास जारी है और अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें एकदम सच हों, क्योंकि उस ओर जो काम है, प्रयास हैं, पूरी शिद्दत के साथ किए जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तार से सारी बातों को समझाया प्रोफेसर सरोज। पीयूष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। बावजूद इनके, क्योंकि 1-2 राज्य ऐसे भी हैं जो शायद मानकों में कुछ हद तक पीछे रह गए हैं, हम चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे चुनौतियों की भी, क्योंकि आज भी दूर दराज के इलाकों में हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम इनोवेटिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दूर दराज के इलाके या तबके ऐसे हैं जिन तक ये पहुंच संभव नहीं है। हालांकि वहां तक जाने की कोशिश की जा रही है। इतने सकारात्मक नतीजे आने के बाद भी पीयूष, अगर मैं कहूँ कि चुनौतियाँ अभी आप और क्या देख रहे हैं जिस पर काम किए जाने की ज़रूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बट ऐसे भी राज्य हैं जो काफ़ी अभी भी उनमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है जी। बट ये जो हमारा पूरा पीजीआई प्रोसेस है, ये हमेशा इंक्रीमेंटल चेंज देखता है कि आप जब पहले जहाँ थे वहाँ से आपने कितना इम्प्रूवमेंट दिखाया और उसकी अप्रिशिएशन होती है। बट साथ ही साथ आपको ये भी देखा जाता है कि कहाँ पे आप पीछे हो रहे हैं और किस तरीक़ों से आपको उसमें सपोर्ट किया जाए। जो मैं आपको स्टार्टिंग में PAB मिनट्स की मीटिंग की बात कह रहा था, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, तो वहाँ पे देखा जाता है कि आप किस एरिया में, इनफैक्ट पीजीआई इंडेक्स पे काफ़ी 10, 15, 20, 25 मिनट की चर्चा होती है कि किस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे आप पीछे रह गए हैं, किस प्रकार की सपोर्ट चाहिए। और बहुत सारे राज्यों में एक इनोवेशन का कंपोनेंट भी होता है, जहाँ पे वो कुछ अगर नया ट्राई करना चाहते हैं, अगर जो उनके राज्य के लिए, उनके किसी पर्टिकुलर जिले के लिए बहुत ही भिन्न स्थिति है और उसमें वो उनका कुछ अलग ही अप्रोच चलेगा, जैसे दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे आपके जो एक्सेस है, जो बच्चों का आना जाना है, वो एक अपने आप में बहुत ही मुश्किल भरा काम है। वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी ही दे पाना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या वहाँ पे कुछ नए इनोवेशन हो सकते हैं? जैसे मैं आपको बताऊँ तो बहुत जगह जहाँ पे आपके दूरदर्शन या बाकी जो वेब बेस्ड इंटरवेंशन हो रहे थे डिजिटल के लिए भी, बहुत सारे राज्यों में जो लोकल डिश टीवी होते हैं
जो लोकल केबल चैनल होते हैं उनका यूज़ किया, क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके परिस्थिति में वो सबसे कारगर तरीका था जिससे वो शिक्षा पहुंचा पा रहे थे। तो ये इनोवेशन का कंपोनेंट रहता है, बट इसके साथ ही हमें एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी देना पड़ेगा, जी। जिससे राज्य जो हैं, जिसमें राज्य सरकारों को और जो केंद्र सरकार है मिलके एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, और उसके थ्रू कैसे सिस्टमिक रिफॉर्म हो सकता है ओवरऑल के प्रॉपर एरियाज में। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों में टीचर्स आपको सरप्लस मिलेंगे, जी। बट कुछ ऐसे स्कूल मिलेंगे जहाँ पे टीचर्स की कमी है। तो क्या हम टीचर्स का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम एक ऐसा पोर्टल बना सकते हैं जिसपे हम लोग देख सके कहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, कैसे एक इम्पार्शियल वे में ऑब्जेक्टिव तरीके से टीचर्स का वहाँ पे प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये सारे बहुत ऐसे इनोवेशंस हैं जो कि अभी भी यूज़ हो रहे हैं। ये रिकमेंडेशन जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को और वो उस पर अमल भी करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने काफ़ी बड़ा टीचर रैशनलाइजेशन का एक प्रोग्राम किया। अब उनके जो स्थिति थी, जो पीपल टीचर रेशियो होता है, वो काफ़ी सुधर गई है। उसमें एक बच्चे के ऊपर, मतलब एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका जो रेशियो था वो कम हो गया है। अब वो एक टीचर ज़्यादा बच्चों के ऊपर ध्यान दे पा रहा है। तो ऐसे वाले इनोवेशंस चले हुए हैं और चल रहे हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये आपने भी देखा, ये 3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है और चेंज आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जी। अच्छी बात ये है कि हर एक राज्य ने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने डिफरेंट पैरामीटर्स पे दिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इम्प्रूवमेंट बहुत मायने रखता है आगे की तस्वीर को भी बयां करने के लिए। प्रोफेसर सरोज, हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं। पीयूष जी ने जैसा कि जिक्र किया कि शिक्षकों का या टीचर्सों का जो रैशनलाइजेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी भी गुणवत्ता, टीचर्स की गुणवत्ता भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट और मायने रखती है। मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि इस स्तर पर भी क्या काम हो रहे हैं और इसके अलावा जो चुनौतियाँ आपको भी नज़र आ रही हैं जिस पर अभी कुछ कदम उठाए जाने की ज़रूरत हो। जी, देखिए, भारत में बड़ी संख्या में किशोर वय के विद्यार्थी हैं और बहुत बड़ा देश है। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे मौसम को लेके हो, चाहे डेमोग्राफिक चुनौतियां हो, चाहे हम एक डेवलपिंग देश हैं और हम करवटें बदल रहे हैं, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सारी चुनौतियां हैं, मगर साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम जम के काम कर रहे हैं और जो आज का परिणाम है ये दिखाता है कि हम उन चुनौतियों से लड़ने में सफल हुए हैं और निश्चित रूप से आगे के लिए प्रेरणा मिलती है। आपने शिक्षकों की बात की, तो जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैंने स्कूली विद्यार्थियों के एनरोलमेंट, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी की बात की, उसी तरीके से शिक्षकों के कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की गई है कि कैसे हम उनकी क्षमता को बढ़ाएं और कैसे हम उनमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट को कैसे वो पढ़ाएं। आजकल नए नए नवाचार आ रहे हैं। आपने इनोवेशन की बात की थी, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने टॉय मेकिंग की भी बात की थी, कैसे हम खिलौनों के द्वारा, गेमिंग के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, कोडिंग के द्वारा, देखिए शिक्षा तो है ही, हम अपने देश में ठीक है हम विकास कर रहे हैं, मगर हम मंगल तक भी जाने का मादा रखते हैं, मंगल ग्रह तक। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम निश्चित रूप से ग्रास रूट लेवल पर भी हम प्रयास जारी है हमारा, चाहे वीडियो स्तर पे हो या क्लस्टर स्कूलिंग की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है, कैसे हम ग्राम पंचायतों को जोड़े, उस स्तर पे ग्रास रूट लेवल पे शिक्षा को हम उन्नत दिशा में ले। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो अभी चीजें हैं, चाहे कोडिंग है, गेमिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका ज्ञान भी हम बच्चों को दें। तो ये जिसमें एक दो तरफा प्रगति होगी, एक तरफ तो इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन हो, साथ ही साथ ग्लोबल स्तर पे वो ना पिछड़े। तो इसमें टॉय मेकिंग है, कोडिंग है, इन सारी चीजों के द्वारा भी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, वो डिजिटल चीजों से परिचित हो सके, वो कक्षा में स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट कैंपस रख रहे और कक्षा में उसके द्वारा भी पढ़ाएं, वीडियो, ऑडियो वीडियो एड्स को यूज करना चाहें। तो इन सारी चीजों के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट, साथ ही साथ किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे उन चीजों को शिक्षा में हम लाएं, तो शिक्षकों का कैपेसिटी बिल्डिंग पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ज्यादा जोर देती है। और जैसे मैंने आपको निष्ठा की बात करी, और साथ ही साथ NIOS के स्तर पर भी DLH के शिक्षकों को ऑनलाइन मोड से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कस्तूरबा गांधी स्कूल की भी बात की गई है, साथ ही साथ इंक्लूजन की बात बहुत की गई है।
जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूलों की बात की गई है, बोर्डिंग स्कूल की भी बात की गई है कि जी बिल्कुल जिला स्तर पे हो, नवोदय विद्यालय के स्तर बिल्कुल। की तो जमीनी स्तर पर ले रही प्रोफेसर हूँ। सरोज, तो इस जैसा कि तरीके आपने भी की बातें बताया प्रतिभा कि काफी प्रयास किए जा रहे हैं और चाहे हम इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात करें, इसके जो नतीजे आए हैं वो प्रयास परीक्षित भी हो रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। पीयूष, चूंकि अब वक्त कम है, मैं चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट के साथ अपनी बात रखें, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो छूटा कि पेंडेमिक का जो ये दौर है, पिछले 1.5-2 साल से हमारे बच्चे उनकी शिक्षा जो है और शिक्षा का जो रूप स्वरूप है वो काफ़ी बदला महामारी के इस दौर में। ऐसे में किस तरह के प्रयास अभी किए जा रहे हैं ताकि इन परिस्थितियों में भी जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जाए, अगर हम फ्यूचर ओरिएंटेड होकर बात करें? जी, आपने बहुत ही सही बात की। जैसे अभी पैंडेमिक के कारण स्कूल्स बंद हो रहे हैं और बहुत जगहों तक शिक्षा पूरी अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, जबकि बहुत स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं और पहुंचाने की। तो अगर ये नहीं पहुंचेगी तो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स वो फिर से पीछे होगा और अगर स्टेट के जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो शायद वो अगले इस बार के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे हो जाए। जी तो इसके लिए 2 माध्यम से तरीके चल रहे हैं जो शायद मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया है कि एक तो हमारा ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड है, एक ऑफलाइन मोड है। तो हर एक स्टेट ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है अपने तरीके से कि वहाँ पे क्या चैलेंजेस है। जो कंटेंट है वो डेवलप हुआ है, बहुत सारे कंटेंट पहले से थे और डिजिटली जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ उससे पहुँचाया गया है। और ऑफलाइन मेथड में बहुत सारे स्टेट्स ने अपने वर्कशीट्स हर एक आपके जो क्या आपको सीखना है उसके हिसाब से लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे वर्कशीट्स बनाई है और बच्चों तक घर जा जाके डिस्ट्रीब्यूट हुई है या बच्चे स्कूल जाके उन वर्कशीट्स को कलेक्ट किया है। तो इस प्रकार की 2 प्रणाली के तहत शिक्षा पहुंचाने की पूरी कोशिश करी जा रही है, जबकि हालांकि अभी पिछले 1-1.5 महीने में ये थोड़ा काम रुका हुआ था पैंडेमिक, क्योंकि अपने बिल्कुल जोर पे था। बिल्कुल। अभी लेकिन जो आगे का रास्ता है, अब सब स्टेट ने कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अपने पूरे 1 साल भर का एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अगर स्कूल बंद हो और स्कूल खुले, अगर दोनों ही सिनेरियोज में बहुत सारे सिनेरियोज डिफाइन हो रहे हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, इसके हिसाब से लोग अब प्लान कर रहे इन हैं। तो इससे चुनौतियों में हमें क्या शिक्षा बेहतर व्यवस्था हो ने भी सकता सीखा है, और क्या उस पर काम बेहतर किया। विकल्प हो सकते हैं, उस पर काम हो रहा है। पीयूष गोयल, आपका और प्रोफेसर सरोज शर्मा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दोनों ने ही अपनी बातों को रखा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की इम्पोर्टेंस को किस तरीके से आपने समझाया और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जो प्रयास जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं, ये सारी बातें आज चर्चा के दौरान आई। इसी के साथ देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।